हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और हमारा आज पहला क्लास होगा जिसमें भारतीय इतिहास का अध्ययन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इस क्लास के बाद फिर जो हमारा अगला जो क्लास होगा वो भी भारतीय इतिहास से संबंधित होगा। कम से कम मैं 20 क्लास आपको भारतीय इतिहास से दूंगा और ये प्राचीन इतिहास से संबंधित क्लास होंगे, 20 क्लास होंगे। फिर उसी प्रकार मैं मध्यकालीन भारत स्टार्ट करूंगा, फिर आधुनिक भारत स्टार्ट करूंगा और फिर आगे हमारा आज से रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए शुरू हो गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और परीक्षा में बहुत उपयोगी है। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर भी आप लोग कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है मित्र, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित क्लास, जिसमें भारतीय इतिहास का अध्ययन हमारा प्रथम क्लास होगा और ये प्राचीन भारत से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इतिहास क्या है ना। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि इतिहास 3 शब्दों इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है। इति हा प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उस घटनाओं के बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये घटना कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सभी की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है और ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ऐसे सीधी भाषा में कहा जाए तो बीते हुए बातों को जानना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। देखिए, बीते हुए बात अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास के अंतर्गत अपने देश और विश्व के अन्य देशों के बारे में पढ़ते हैं। अपने देश के भी बारे में पढ़ेंगे और विश्व के अन्य देशों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन देशों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में इतिहास को तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही अन्य देशों के बारे में भी हमें इतिहास के अंतर्गत जानने को मिलता है और उस देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति को भी हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। इतिहास के बारे में एक विद्वान ने कहा था, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो ये इतिहास में भी लागू होता है और ज्योग्राफी में भी लागू होता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये किसने कहा था, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो कथन है वो जेम्स हटन का है। ये किसका कथन है? जेम्स हटन का है। जेम्स हटन का ये कथन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो वर्तमान में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे बनने में बहुत लंबा समय लगा होगा। जैसे अगर हम कोयले को लेते हैं तो वर्तमान में तो कोयला दिखाई देता है हमें, लेकिन कोयला को बनने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया घटित हुई होगी, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर कोयला को जब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कोयला कैसे बना, इस जगह पर कैसे आया, तो ये फिर कोयले का इतिहास कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे तो वर्तमान में जब 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ, है ना, तो उससे हमें जो अवशेष मिले, इससे हमें क्या पता चलता है। वर्तमान में तो हमें अवशेष मिले, लेकिन वर्तमान में जो अवशेष मिले वो भूत के बारे में बताता है कि आज से यहाँ कम से कम
25,000 BC के लगभग में सिंधु घाटी सभ्यता का तो शासनकाल आप लोग जानते ही होंगे 2500 से 1750 BC है। तो आज से कम 2500 BC के पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक नगर होगा, है ना, और उस नगर के जो अवशेष अभी हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान भूत की कुंजी जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है वो पहले घटित हो चुका होता है। ठीक है। इतिहास को जानने के लिए हम लोग 2-3 भागों में इतिहास को बांटते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आदि ऐतिहासिक काल होता है और एक ऐतिहासिक काल होता है। तो सबसे पहले हम इतिहास को प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। और प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो मानव की सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास, मानव की सभ्यता का विकास कैसे हुआ और विकास और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से जानेंगे। और प्रागैतिहासिक काल की जानकारी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो पुरातात्विक सामग्री से मिलती है। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं वर्तमान में भग्नावशेष, टूटे हुए टुकड़े के रूप में हैं, भग्नावशेष हैं। जैसे पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, रहने के स्थान, प्राचीन मनुष्यों और जानवरों की हड्डियों से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण हमें इस इतिहास का नहीं मिलता है। यहाँ पर लेखन शैली का अभाव था और लेखन शैली के अभाव के कारण हम लोग पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही निर्भर रहते हैं प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को और आसान बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। उसमें से पहला काल जो है पुरापाषाण काल है, दूसरा मध्यपाषाण काल आता है, तीसरा नवपाषाण काल आता है। अभी हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं और इसका समय कितना है 25 लाख से 12,000 BC पुरापाषाण काल कहलाता। 25 लाख से 12,000 BC का जो काल है पुरापाषाण काल है। और पुरापाषाण शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉन लुबॉक ने किया था 1865 ईस्वी में। पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है वो क्या है, साल्क है। साल्क कहने का मतलब ये हुआ कि पुरापाषाण काल में जो भी जानवर पाए जाते होंगे वो कठोर त्वचा वाले होंगे। जैसे आप मान के चलिए कि कछुआ जो है, कछुआ के ऊपर में देखेंगे कि कठोर कवच बना हुआ रहता है, उसके अंदर उसकी मुलायम त्वचा रहती है। तो कठोर कवच वाले जानवरों का ये काल था। इसलिए पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है वो साल्क संस्कृति के अंतर्गत आती है। मानव का जीवन कैसा था, तो मानव का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहक था। औजारों के आधार पर पुरापाषाण काल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो औजारों के आधार पर पुरापाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटा जाता है। औजारों के आधार पर तो सबसे पहले जो काल आता है उसे हम आरंभिक पुरापाषाण काल कहते हैं। पहला जो काल आएगा वो क्या आएगा, आरंभिक पुरापाषाण काल आएगा। पहले काल को हम लोग क्या कहेंगे, तो पहले काल को हम लोग आरंभिक पुरापाषाण काल कहेंगे। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, तो हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण देखने को मिलते हैं। हाथ वाले कुल्हाड़ी जो है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। आरंभिक पुरापाषाण काल के अंतर्गत बड़े बड़े औजारों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के ही औजार बनते थे लेकिन उनकी जो आकृति होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। सोहन नदी घाटी और चापर चॉम्पिंग पेबुल संस्कृति। सोहन नदी घाटी से हमें आरंभिक पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर चापर चॉम्पिंग पेबुल संस्कृति थी। तो चापर चॉम्पिंग पेबुल संस्कृति को वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि चापर चॉम्पिंग पेबुल संस्कृति किसके अंतर्गत आता है, पुरापाषाण काल के अंतर्गत, मध्यपाषाण काल के अंतर्गत, नवपाषाण काल के अंतर्गत। तो ये पुरापाषाण काल के अंतर्गत आएगा। और पुरापाषाण काल के भी किसके अंतर्गत आएगा, तो आरंभिक पुरापाषाण काल के अंतर्गत। चापर चॉम्पिंग पेबुल संस्कृति का मतलब ये होता है कि बहुत चौड़ी आकृति वाली काटने वाले कोई
पत्थर के औजार होंगे, चौड़ी आकृति होगी, काटने वाले पत्थर के औजार जो होंगे उसे हम लोग चापर चॉम्पिंग पेबल संस्कृति कहते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे, अभी वर्तमान में हम लोग को कुदाल दिखाई देता होगा, कुदाल भी चापर चॉम्पिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय चापर चॉम्पिंग पत्थर के औजार बने होते थे, अभी तो ये हैं लोहे के बने हुए हैं। तो चौड़ी आकृति वाले पत्थर के औजार, सोहन नदी घाटी। फिर आता है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी जो है वो आपका इलाहाबाद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बेलन नदी घाटी, है ना। लोहदा नाला मिर्ज़ापुर के आसपास का क्षेत्र है। लोहदा नाला से क्या मिले? पशु के अवशेष मिले। प्रश्न कहाँ से पूछेगा? कि प्रश्न यही पूछेगा कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण किस काल के अंतर्गत आते हैं? पुरापाषाण काल के अंतर्गत, मध्यपाषाण काल के अंतर्गत, नवपाषाण। तो आप लोग क्या बोलेंगे? पुरापाषाण। सोहन नदी घाटी का संबंध किससे? पुरापाषाण। चापर चॉम्पिंग पेबल संस्कृति का संबंध किससे? पुरापाषाण। बेलन नदी घाटी मतलब बेलन एक स्थान होगा, वहाँ से जो नदी जाती होगी बेलन नदी घाटी कहते हैं, और ये मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी के क्षेत्र में पड़ता है। लोहदा नाला देखते होंगे, बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है लोहदा नाला, और ये मिर्जापुर में स्थित है, जहाँ पर क्या मिले हैं? पशु के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि भीमबेटका गुफा, ये भी पुरापाषाण संस्कृति के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास रायसेना जिला में। आपसे पूछेगा कि भीमबेटका जो गुफा है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है, नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है, मध्यपाषाण काल के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत आता है? तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है, आरंभिक पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। और भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल के पास रायसेना जिले में है। हाल ही में यूनेस्को ने इसे 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। भारत के विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। जीवन भीमबेटका गुफा में मानव जो रहते थे उन मानव के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, है ना। तो और उन चित्रों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उन चित्रों में उकेरा गया है ना। तो उन चित्रों में यही सब चीज़ का अध्ययन है। और नीले रंग के पाषाण खंड भी मिले हैं, वहाँ पर नीले रंग के पत्थर भी मिले हैं, भीमबेटका गुफा में है। नर्मदा नदी घाटी के बारे में तो जानते ही हैं। नर्मदा नदी घाटी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के पास हथनोर एक जगह है, और ये होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पर मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का एकमात्र स्थल बताइए जहाँ पर मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, तो वो नर्मदा नदी घाटी है। भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पर मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। होसांगी ये कर्नाटक के क्षेत्र में है, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, हथनौर एमपी के क्षेत्र में, डिंडवाना राजस्थान के क्षेत्र में, हिरना घाटी गुजरात के क्षेत्र में है। ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं वो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, और यहाँ पर अधिकतर जो मिले हैं पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मध्यपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। मध्यपाषाण काल की जो संस्कृति है वो फलक का मतलब होता है चट्टानों का एक टुकड़ा जो काफ़ी धारदार हो, है ना, और छोटा हो, उसे हम लोग फलक कहते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल में जो औजार मिले वो कैसे औजार मिले? मध्यम आकार के औजार मिले। पुरापाषाण काल में औजार कैसे थे? बड़े थे। और मध्यपाषाण काल में औजार कैसे थे? मध्यम आकार के औजार यहाँ पर देखने को मिलते, जिसे लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, और उसे आसानी से पोर्टेबल मतलब ढोने योग्य होता था। सोन नदी घाटी और तुंगभद्रा नदी घाटी का संबंध किससे? मध्य पुरापाषाण काल से। यहाँ के जो औजार मिले वो फलक हैं, बैथनी है, खुरुचनी, ये औजार देखने को मिलते हैं। कुत्ता को जो सर्वप्रथम पालतू मनुष्य का जो प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था वो मध्य पुरापाषाण काल में ही कुत्ता को पालतू बनाया गया था। और श्रृंगार साधनों का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। मध्य पुरापाषाण काल में श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा था। तो देखिएगा कैसे कैसे हम लोग मानव जो था अपनी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पुरापाषाण काल की स्थिति को आपने देखा, मध्यपाषाण काल में लोग देख रहे हैं कि अब श्रृंगार साधनों का लोग प्रयोग करने लगे हैं।
उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में चकमक उद्योग, चकमक उद्योग, ये देखिए चकमक उद्योग क्या होता था, एक प्रकार का ये पत्थर होता था जो काफ़ी चमकीला होता था और इससे मतलब आग का हमारा प्रयोग होने लगा था। पुरापाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ है ना। तो इसी चकमक उद्योग से, ये चकमक उद्योग अधिकतर झील के किनारे जो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, मानव का निवास यहीं पर होता था। और जो पत्थर के बहुत ज़्यादा जहाँ टुकड़े हमें मिलते थे उसे ये लोग चकमक उद्योग कहते थे, क्योंकि उस पत्थर से आग का ये लोग निर्माण करते थे, आग उससे जलाते थे, उन पत्थरों को रगड़ कर, उन पत्थरों को एक दूसरे से घिस कर, है ना। और उन पत्थरों का औजार के रूप में भी ये लोग प्रयोग करते थे। अब औजार जो होने लगा उत्तर पुरापाषाण काल में बहुत ही छोटा होने लगा और बहुत धारदार होने लगा। जैसे अभी वर्तमान में हम लोग ब्लेड देखते होंगे, ब्लेड की तरह पतला होता था उस समय औजार। कब? उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। मध्यम पुरापाषाण काल में औजारों की आकृति उच्च पुरापाषाण काल से कुछ बड़ा था, और आरंभिक जो पुरापाषाण काल है उसमें मध्य पुरापाषाण काल से औजारों की आकृति बहुत बड़ी होती थी। तो औजार के आधार पर ही हमने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्यम पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत औजार क्या होने लगे? बहुत पतले होने लगे, बहुत छोटे होने लगे और धारदार होने लगे। आधुनिक मानव का जो विकास होता है वो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत होता है। और आधुनिक मानव के अंतर्गत क्या रखा गया? होमो सेपियंस, सेपियंस आधुनिक मानव। ऐसे मानव का जो विकास हुआ है वो पूर्वी अफ्रीका से हुआ है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, मानव का विकास पूर्वी अफ्रीका से हुआ है। एक हमने ब्रैकेट में एक बनाया था, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका है, और हिस्टोरिका के बारे में, हिस्टोरिका में क्या चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं? भारत और फारस के संबंधों का अध्ययन करते हैं। और ये संबंध किस प्रकार के होते थे? तो व्यापार से संबंधित संबंध हमारे होते थे, ठीक है मित्र। तो ये आप लोगों का आज का जो क्लास हुआ वो आपका भारतीय इतिहास के अध्ययन से संबंधित था। क्लास 1 था हमारा, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, नोट्स भी आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर चले जाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग याद रखेंगे 9955281831 है। अगर किसी भी प्रकार को इतिहास में अगर समस्या हो, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से, या इतिहास की कोई भी टॉपिक से अगर आपको समस्या हो रही हो, या किसी नोट्स की आवश्यकता हो, या कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इसी नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। नोट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आप लोग भी सो जाएं। अब मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।